मीडिया को पहले आज आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। किसी ने कहा कि मैं मीडिया पब्लिसिटी के लिए मैं काम करती हूँ, तो पहली बात तो ये है कि मीडिया की पब्लिसिटी के लिए मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं। जहाँ मैंने एक मीडिया का इन्विटेशन रिलीज़ किया, आप सभी भाई लोग मेरे सामने खड़े हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। वो कहते हैं ना कि किसी के बोलने से कुछ नहीं होता है। उर्फ़ी जावेद के सब्जेक्ट पर मैं ये कहूँगी कि वो लड़की के अभद्र कपड़े वो जो भी पहनती थी, जैसे हम सोशल मीडिया ओपन करते हैं, सोशल मीडिया पे हैशटैग करके एक चीज़ होती है जो चलती है, आप बिलीव करते होंगे हैशटैग। तो जब किसी को मुझे कोई चीज़ बताना होता है तो मेरा एक ऑब्जेक्ट है कि आपको कहीं पे भी कुछ बोलना है, आप सिर्फ हैशटैग शबनम शेख कीजिए, वो हैशटैग मुझे सामने अपेयर होगा, वी विल रिप्लाई फॉर इट। एट द सेम मैनर उर्फ़ी के कपड़ों के ऊपर लोगों ने लिख लिख के मुझे कहा कि इसके ऊपर एक्शन लीजिए। ये हमारे देश की संस्कृति का मजाक उड़ा रही है, ये हमारे मुंबई शहर का मजाक उड़ा रही है कि मुंबई में लोग दूर दराज हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग आते हैं अपने सपने साकार करने के लिए। मुंबई माया नगरी, नो डाउट। आप मुंबई आइए, आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने से आ रहे हैं, आपको अपना काम दिखा के आपको काम हासिल करना है, आपको बॉडी ऑन रोड। मेरा ऑब्जेक्शन था उर्फ़ी जावेद से कि तुम जो अभद्र कपड़े पहन के रोड पे आती हुई, इससे मुझे ऑब्जेक्शन है। अगर तुम्हें कुछ करना है तुम अपना स्टूडियो बुक करो और वहाँ जाके आप करो व्हाट एवर काइंड ऑफ मॉडल यू आर। लेकिन उसने मेरे जो ऑब्जेक्शन के ऊपर उसने सीधा उठ के मुझे गालियों से नवाजा। वो लाइव आई, उसने अपने इस इंस्टाग्राम के ऑफिशियल हैंडल से उसने मुझे पोस्ट की गालियों में उसने मुझे बिच कहा। तो मुझे ये पूछना है कि मैं किसी एंगल से बिच नज़र आती हूँ? मेरा सरकार से प्रश्न है, मेरा आवाम से प्रश्न है। उसने कहा कि मैंने उसे एक कॉल किया था उसकी हेल्प करने के लिए। क्या उसके पास ऐसा कोई कॉल है? तो है तो पिछले 25 दिन से उसने ऐसी कोई कॉल रिकॉर्डिंग क्यों नहीं रिलीज़ की? एक्चुअली ये लड़की जो काम करती है, उसके काम करने का तरीका आप सब लोग जानते हैं। लोग मीडिया को भी बुरा बोलते हैं कि मीडिया उसको कवर क्यों करती है। मीडिया का काम क्या होता है? जो सही हो, गलत हो, सच हो, झूठ हो, जो सामने दिख रहा है उसको कवर करे, दैट्स कॉल्ड मीडिया। मीडिया हकीकत बयान करती है। मीडिया का मतलब ये होता है। मीडिया को लोग गालियां दे रहे हैं कि वो उर्फ़ी को कवर क्यों करते हैं। भाई कोई अच्छे कपड़े पहन के निकलेगी लड़की, अच्छे कपड़े पहन के निकलेगा लड़का, उसको कवर किया जाता है। कोई कपड़े नहीं पहन के निकलता शहर में, उस लिए भी मीडिया कवर करती है। तो मीडिया को ऑब्जेक्शनली रिमार्क करना जनता की तरफ से मेरे हिसाब से एक बात है कि गलत है। जहाँ तक मैंने कहा कि वो एयरपोर्ट पे पहुँचती है, जहाँ पे ना उसका डिपार्चर है ना उसका अराइवल है, वो उधर जाके एक रोड शो करती है। तो क्या वो रोड शो करने की गवर्नमेंट ने उसको परमिशन दी? वो हर जगह उतर के वो शो करती है, भले उसका शो 5 मिनट का हो, 25 मिनट का हो, जितना भी उनका टाइम पास वो उधर रोड पे चलता है एयरपोर्ट के प्रीमाइसेस पे। क्या उसने लीगल परमिशन आज तक ली है? उर्फ़ी अभी तक तो मैंने शुरू किया है, तूने मुझे बिच शब्द से नवाजा है। मुझे कॉल्स आ गए हैं कि मैं इसे माफ़ कर दूँ, ये मिलना चाहती है, माफ़ी मांगना चाहती है। इन कॉल से मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ, जिस तरीके से तूने मुझे गाली दी, मैंने तुझे कपड़े पहनने बोला था मेरी माँ, मैंने तेरे को नंगा घूमने नहीं बोला था कि तुझे मैंने डिफेम कर दिया। तूने मुझे जिस तरीके से डिफेम किया, तूने मेरा अरेस्ट होता हुआ वीडियो, जो कि एक झूठे केस में अरेस्ट किया हुआ, अगर वो केस जेन्युइन होते तो शायद मैं अब तक कन्विक्ट हो जाती, लेकिन वो केस जेन्युइन नहीं है। उसके लिए सरकार काम पे लगी हुई है, द वर्क इज गोइंग ऑन। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो पुलिस स्टेशन में बैठ के तय होती है कि सही है या गलत है। हर चीज़ जो पुलिस स्टेशन में बनती है, यानी कि मैं बात करूँ कंप्लेंट्स की, वो सही है गलत है उसका फैसला बाकायदा कोर्ट करती। कोर्ट ने अभी तक किसी को अनुमति नहीं दी है कि वो कहीं और बैठ के उसका फैसला करे। इस लड़की ने जो मुझे डिफेम किया, उसके अगेंस्ट मैंने डिफेमेशन का केस फाइल किया। मैंने जब बांद्रा पुलिस स्टेशन में पहुंची एफआईआर के लिए, तो सीनियर पीआई ने मुझसे पूछा कि मैम आपके पास इसका नंबर, एड्रेस वगैरह कुछ है? तो आई सेड मेरे पास कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा कि तो फिर ये पूरा मैटर साइबर क्राइम को जाता है, द मैटर हैज़ पुट इट टू दी साइबर क्राइम एज वेल। जिस तरीके की उसने थ्रेटनिंग दी, वो मैसेज बताना मुझे। या पहले तो आपको स्टोरीज के द्वारा अब तक कुछ आपको टारगेट किया जा रहा था, बट अभी जो चीज़ एविडेंस आपने हमको दिखाया, उन्होंने अपने वेरीफाइड अकाउंट से आपको मैसेज किया, तो क्या मैसेज किया आपको? वो मैसेज ये है, मुझसे पंगा मत ले, मैं तुझे जिंदा खा जाऊंगी। ये उसका वेरीफाइड अकाउंट है। मैं तुझे जिंदा खा जाऊंगी, मेरे बॉडीगार्ड साथ में होते हैं, मैं तेरा ये कर लूँगी, मैं तेरा वो कर लूँगी, मेरे पास तेरी कॉल रिकॉर्डिंग है, मेरे पास तेरे वीडियोस है, और वो मुझे जिंदा कैसे खाएगी मुझे देखना। उसने एक इतनी गंदी लाइन लिखी है, उसने लिखा है कि वो खड़े खड़े मेरा पेशाब निकाल देगी। तो उर्फ़ी जावेद, मुझे जानना है कि मेरा खड़े खड़े पेशाब आप कैसे निकालोगी। आई जस्ट वॉन्टेड टू सी दैट। मुझे ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम नहीं थी। जब से इस लड़की का वो लाइव वीडियो और ये मैसेजेस पड़े हैं, मेरी तबीयत ख़राब हो गई है। ये सारी चीज़ें हमारे जोनल डीसीपी जोन 9 को दी गई है।
रिटर्न में दी गई है, यहाँ तक का उसको मैंने पर्सनल डीसी से आपको व्हाट्सएप करके सारी चीज़ों की अपडेट दी कि ये लड़की मुझे कितना थ्रेटेंड कर रही है। अगर ये लड़की का कैरेक्टर मैं बताऊं, मैं किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं करने बैठी जिस तरह उसने मेरा किया। अगर वो मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन कर रही तो कोर्ट में सारे प्रूफ्स लेकर आए और साबित करे कि मैं किसी एंगल से गलत हूँ। ये लड़की का कैरेक्टर ये है, इसको किसी के खिलाफ बोलने के लिए पैसे मिलते हैं। ये एक्चुअली एक्सटॉर्शनिस्ट का काम कर रही है। जो भी जिस किस्म की भी ये मॉडल है, थाईलैंड में जाके किस किस्म की शो करती है, उसको अब तक के जितनी सोसाइटी से निकाला गया है, सोसाइटी ने ये बोल के निकाला है सोसाइटी का एनवायरनमेंट खराब कर रही है लड़की। क्योंकि सोसाइटी में औरतें भी रहती हैं, बच्चे भी रहते हैं, बूढ़े भी रहते हैं। वो कहती है कि मैं अल्लाह को नहीं मानती, वो कहती है मैं इस्लाम को नहीं मानती, मैं इस्लाम को बिलोंग नहीं करती। जब वो बिलोंग नहीं करती, वो अपना नाम बदल ले, वो अपने आप को इस्लाम से खुद ब खुद बाहर निकाल ले। और उसने कहा कि मैं उसके खिलाफ फतवा जारी करूं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मैं जो वो बात करती हूँ, सारी की सारी बातें मेरी लीगल होती। उसने कहा, उसके किसी फेक अकाउंट से पोस्ट हुआ कि इसने बिग बॉस के केस में भी ऐसी किया था। मैं आज बिग बॉस के केस पे एक छोटी सी रोशनी डालती हूँ। जिस भी कंटेस्टेंट ने 2017 बिग बॉस के कंटेस्टेंट ने मुझे कंप्लेंट दी थी कि सलमान खान ने उसको अब्यूज किया, उसने उसको जो इमोशनल अटायर फील हुआ, उसने उसके बेस पे अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश की। मैंने उसका कंप्लेंट फाइल किया। अब उसकी एमएलसी चाहिए थी। आप भी जानते हैं मीडिया वाले कि कोई भी एफआईआर बनाने के लिए एमएलसी चाहिए। जब मैं लोनावला पहुंची पुलिस स्टेशन, वहां जाके मुझे पता चलता है कि देयर इज नो एमएलसी डन, बिकॉज बंदे ने कोई सुसाइड अटेम्प्ट नहीं किया था। जब मैं किसी फरियादी का, आप यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर आप दिन में कोई भी टाइम पे आइए, मंडे टू सैटरडे, आपको यहाँ पे हज़ारों लोग रोज़ आते हुए मिलेंगे। 100 से ज़्यादा लोगों को मैं डेली मिलती हूँ। तो ये जब लोग आते हैं तो मैं पहली बार एकदम स्पष्ट कहती हूँ, कहीं पर आपने झूठ बोला, पूरे मैटर चलने में मैंने आपका झूठ सुना, मैं आपका केस छोड़ दूंगी। उसी तरह बिग बॉस के उस कंटेस्टेंट का केस मैंने लीगली टर्मिनेट किया। उसका सबमिशन मेरे पास फाइल है जो मैंने खुद खार पुलिस स्टेशन को दिया था। ठीक है, तो कोई मेरे ऊपर रिमार्क उठाना, और उसने क्या लिखा कि मैं उससे आके माफी मांगूंगी, जूते मेरे नीचे हैं, माय फुट, सुन ले जितनी की भी तू होगी। तूने क्या लिखा मुझे? मैं ना कोई गरीब हूँ, ना मैं कोई बेचारी हूँ, ना मैं तुझे गरीब समझ रही हूँ, ना मैं तुझे बेचारी समझ रही हूँ। तूने जितना मुझे बदनाम करना था, जितनी मेरी बदनामी करनी थी तूने की। अब बाकी का फैसला कोर्ट करे। क्या आपको लगता है ये आप इसको उर्फी जैसे को आपके पीछे कुछ एक साजिश रचाने के लिए किसी ने हायर किया है? क्या लग रहा है? बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि इस लड़की को किसी ने बाकायदा पैसे दे के, कॉन्ट्रैक्ट दे के खड़ा किया है जो ये बोल रही है। अगर उसकी बातों में इतनी भी सच्चाई होती, मैंने मेरे ऑलमोस्ट अभी 14 दिसंबर को हेल्प केयर फाउंडेशन 18 साल पूरा करेगा। जब मैं 18 साल की थी मैंने तब शुरू किया, अब हेल्प केयर 18 साल पूरा करेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन 18 सालों में मुझे कोई मेरी चूकी बताने या कोई मेरा कॉलर पकड़ के मुझसे सवाल करने की जरूरत नहीं कर पाया। जब मुझे पुलिस ने इलीगली फेक केसेस में डिटेन किया, कोर्ट पहुंचे, कोर्ट से उन्होंने पीसी मांगी। सुनिए आप लोग सब मेरी बात, कोर्ट से उन्होंने पीसी मांगी इन्वेस्टिगेशन के लिए। पीसी मांगी, पीसी में एक सवाल नहीं, पुलिस कस्टडी में एक सवाल नहीं। एक पुलिस वाले ने इस तरह मुझसे उंगली लगा के बात नहीं की। सल्यूट करती हूँ मैं मुंबई पुलिस को। उन्होंने दबाव में आके जो भी केस बनाए वो सिर्फ पॉलिटिकल प्रेशर था। क्यों? मेरा लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच का मैं आपको डिस्टेंस बताती हूँ। लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरी हुई थी 15 फरवरी 2019, जिस दिन मैंने अनाउंस किया कि मैं इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का नॉमिनेशन फिल करूंगी और मैं अपक्ष लड़ने वाली हूँ। 15 फरवरी 2019 को मैंने ये बोला और 28 फरवरी 2019 यानी 13 दिन के अंदर इतनी खूबसूरती से मुझे ट्रैप किया गया। सीधा मुझे क्रिमिनल साबित करने की कोशिश की गई। लेकिन कोशिश देखो क्या हुई, कोर्ट ने पीसी दी। पीसी में इन्होंने कुछ नहीं जमा कर पाए। इनके पास कुछ होगा तो जमा करेंगे। इन्होंने पीसी में कुछ जमा नहीं कर पाए। पीसी से जेसी हुई, दिस इज द प्रोटोकॉल ऑफ आवर लॉ। जेसी से बेल हुई। कुछ दिनों में दोनों बार के अरेस्ट में। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ूंगी कहा था तो अरेस्ट हुई। एमएलए में मुझे इंटरेस्ट नहीं था, शायद एमएलए को इतना डर था मेरे से कि एमएलए में भी ट्रैप कर लिया गया और उसमें भी अरेस्ट किया गया। हुआ क्या, कोर्ट में केसेस के ट्रायल खड़े चलने दो, मैं खुद खड़े होकर केस लड़ूंगी। तो ये जो भी षड्यंत्र है, इस लड़की को जितने पैसे मिले होंगे या जो भी इसको बोलते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट मिला होगा मुझे बदनाम करने का, ये कर रही है। इसने वीडियो शेयर किए मेरे, इसने बहुत कुछ शेयर किया ये साबित करते हुए कि आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग। तो कितना मेंटल टॉर्चर हुआ और आपके कितने जो फैंस हैं, चाहने वाले हैं, जो आपके एनजीओ से जुड़े आपके पास समस्या लेके आते हैं, जब उन लोगों को ये सब बातें पता चली जो आपको डिफेम करा गया रॉन्गली, तो कितनी ठेस आपको पहुंची?
सर मैं आपको मेरी तकलीफ़ का बयान करती हूँ। मैंने जब ये तकलीफ़ बेयर की वो 5 तारीख थी नवंबर की, मैं मेडिकल पहले कराने पहुँची। पहले दिन तो मुझे जब मैंने देखा मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई, क्योंकि मैं डेंटिस्ट के पास थी, मुझे एनेस्थेसिया लगा हुआ था, मेरा रूट कनाल ट्रीटमेंट चालू था। एंड आई सॉ दैट वीडियो, मुझे लोगों ने शेयर किया, छोटे छोटे बच्चे शेयर कर रहे हैं, आपा देखो लड़की आपको गाली दे रही है। और वो एक नहीं, मेरे को हज़ारों मैसेजेस है। ये लड़की के खिलाफ तो मैंने लीगल एक्शन लिया। वुमेन मॉडेस्टी का जो पहला केस फाइल किया 1 नवंबर, वो मैंने डायरेक्टर जनरल ऑफ महाराष्ट्र स्टेट, मुंबई पुलिस कमिश्नर, गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र को फाइल किया कि ये लड़की इस शहर में आके इस तरह के कपड़े पहन के जनरेशन को क्या दिखाना चाहती है कि आपको सेलिब्रिटी बनना है, आपको बॉलीवुड में फिल्म इंडस्ट्री में काम करना है या आपको पैसे कमाना है, तो आप ऐसी चीज़ें करो, आप इस तरीके की चीज़ें करो, आप बॉडी के पार्ट्स को ढको मत। आप ये बताइए कि आप बॉडी के पार्ट्स को किस तरीके से प्रदर्शन कर सकते हैं, ये करो, आप पैसा कमा लोगे, आप नाम कमा लोगे, बॉलीवुड में एंट्री पा लोगे। तो क्या बॉलीवुड इतनी बदनाम है? बॉलीवुड में इस तरीके से काम मिलता है? मेरा खुद का करियर 18 साल का हो गया है। मेरे 18 साल के करियर में मैंने बहुत सी मॉडल हीरोइनों को देखा जिन्होंने आके ऐसे काम किए। 4 दिन की चांदनी फिर काली रात है। सुनील पाल ने खुद अगले दिन मुझे थैंक्स करता हुआ वीडियो डाला, उन्होंने ये बात को मेंशन किया, ये सिर्फ 4 दिन की चांदनी है, ये कुछ नहीं बन पाते। ये अभी फ़िलहाल जो पैसे कमाने के लिए जिसका खुद का कैरेक्टर अच्छा होगा वो सामने वाले को अच्छा बोलेगा। मैं हमेशा कहती हूँ, आप अपने साथीदारों की, अपने दोस्तों की जितनी रिस्पेक्ट किसी के सामने करोगे उतनी ही रिस्पेक्ट आप पाओगे मार्केट में। आप अपने साथ वालों की रिस्पेक्ट करके आप अपने सामने किसी को डिसरिस्पेक्शन से, विदाउट एनी एविडेंस, विदाउट एनी क्लेम उसको बुरा बोलोगे तो आप अपना कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हो। तो मुझे गलत बोल के बहुत लोगों ने मुझे मैसेज किए, कॉल किए, यहाँ तक का उर्फ़ी के खिलाफ मेरे पास रिटर्न में इतनी सारी कंप्लेंट है। जब मैंने सीनियर पीए को बोला कि मेरी तबीयत इतनी ख़राब है, मेडिकल रिपोर्ट उनको दिया जिसमें मेरा ब्लड प्रेशर, क्योंकि मुझे सीजर अटैक आ गया, मुझे एंजाइटीज़ है सीजर्स की, तो एनेस्थेसिया के बाद सेम डे 5 तारीख को मुझे सीजर अटैक आ गया। जैसे तैसे मैंने हेल्थ को रिकवर किया और 6 तारीख जब मैं मेडिकल कराने पहुँची तो मैं BP वॉज 210/100। डॉक्टर ने मुझे बाबा हॉस्पिटल में बिठा दिया, बोले मैम बैठो आप पहले। उन्होंने MLC करके जब दिया, जब मैं बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंची हूँ, सीनियर पे बोलते हैं कि मुझे ऊपर से ऑर्डर लाना पड़ेगा। तो मैंने उनको उठते उठते एक बात बोली, भाऊ आप मुझे अभी पुलिस वैन में लेके बांद्रा बाबा हॉस्पिटल लेके चलिए और मेरा मेडिकल करा के देखिए मेरी हालत क्या है। आई वॉज नॉट एबल टू टॉक, स्टिल आई एम नॉट वेल। इस लड़की के वजह से पिछले 26 दिन से जो मेरी तबीयत ख़राब है, जो मेरी हालत है, इसकी जिम्मेदारी लड़की है। मैंने सीनियर PI देवरे साहब को ये कहा, मैंने बोला भाऊ ये मैं आपको 4 ऑफिसर और मेरे 2 स्टाफ के सामने बोल रही हूँ, इन लोगों को विटनेस करते हुए, मुझे कुछ होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबल उर्फी जावेद होगी। तो ऑफिसर ने रिप्लाई में मुझे मुंडी हिलाते बोला, यस मैडम आई एक्सेप्ट। सीनियर PI का जवाब है आई एक्सेप्ट। मुझे कुछ होता है, मैंने सीनियर PI को कहा था कि उसकी जिम्मेदारी लड़की होगी, बिकॉज इतनी ह्यूमिलेशन, इतनी गंदगी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। एक क्रांतिकारी जो होता है वो क्रांतिकारी हमेशा सत्य पे लड़ता है। मैं सत्य पे लड़ते हुए आई हूँ। अगर ऊपर वाले ने लिखा होगा MLA MP चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर बनना, तो तकदीर का बना लिखा हुआ वो कोई नहीं बदल सकता। हाँ, काम तो मैं तब तक करूँगी कि मैं जब उस ऊंचाई तक ना मैं पहुँच जाऊँ कि जहाँ पर मैं मेरे देश में पैदा होने वाली हर लड़की, हर बेटी को वो रिस्पेक्ट, वो इज्जत दिला दूँ। जब तक काम करूँगी। और अगर कोई कोशिश कर सकता है मुझसे लड़ने की, मुझे हराने की, तो एक बात मैं मेरे जो भी चाहने वाले दुश्मन होंगे मैं उनको बता दूँ, तुम लड़ लो मुझसे जितना लड़ना है। याद रखना मेरी हार तब तक नहीं होगी जब तक मेरी सांसें चल रही है। जब तक जिंदा हूँ मैं लड़ती रहूँगी और तुम मुझे तब तक नहीं हरा सकते जब तक मैं जिंदा हूँ। तो अगली बार जब कोशिश करना तो कुछ बड़ी करना। देखिए, जैसे आप मेरे भाई हो, भी भाई है, वो हिंदुस्तानी भाव है, वो सबका भाई है। मैं उसको जब से जानती थी जब वो हमारा भाई था, उसके बाद में हिंदुस्तानी भाव बना। अल्लाह उसको और तरक्की दे। मैंने देखा वो लड़की ने उसको गलत बोला, उसने आवाज़ उठाई, आवाज़ वॉज परफेक्टली राइट कि उर्फी सुधर जा। उसका कुछ गलत एंगल, उसने बहन बोला, वो एक अच्छा इज्जतदार इंसान, उसने बहन बोला, इसने आके उसको क्या क्या बोला, इसने उसके मैसेजेस पढ़ाए, उसने भेजा, उसके PR ने भेजा, जिसने भी भेजा, इसने उसको डिफेम किया, उसने उसको भी डिफेम किया। वो अपनी जगह पे परफेक्ट था, लेकिन उसने उसको गाली दी। उसके बाद में भी किसी जेंटलमैन ने
उसके खिलाफ आवाज़ उठाई, मुझे तो उनका नाम भी नहीं मालूम है, और उसने उसकी भी चैट शेयर की। आप मेरे को एक बात बताओ, आप सारे मर्द खड़े हैं मेरे सामने, ठीक है, एक लड़की मस्त एकदम ग्लैमरस कपड़े जैसी चीज़ें पहन के पोस्ट करती है, आपको हर जगह पे सोशल मीडिया पे एक प्रायोरिटी मिलती है, डीएम, डायरेक्ट मैसेज, वे यू कैन कम्युनिकेट विद द पर्सन। मुझे भी डायरेक्ट मैसेज रोज हज़ारों मैसेज आते हैं, मैं जवाब नहीं देती हूँ। आपने उस आदमी को जवाब दिया, आप, मैं उर्फी जावेद को बोल रही हूँ, आपने, क्या नाम है वो बंदे का, मेरे को नाम बताओ, उस सर का जिन्होंने पोस्ट किया, उसने उसको जवाब दिया, इनका और उनका जो भी, वो फैंस ने भेजा है मुझे, उनका जो भी कम्युनिकेशन था, वो चाहे सेक्सुअल लाइफ के ऊपर था, पर्सनल लाइफ के ऊपर था, फ्रेंडशिप के ऊपर था, रिलेशन के ऊपर था। जब तक मैं शबनम शेख मेरा हाथ किसी को इस तरह पकड़ने नहीं दूंगी, मेरा हाथ कोई नहीं पकड़ेगा। तो उर्फी जावेद ने बताया, अपने से आधी उम्र की लड़की से आप पर्सनलाइज टॉक कर रहे हो, अरे जब तुमने उसको हाथ पकड़ने दिया तभी तो टॉक कर रहा है, वो क्यों तुमको अपने घर की प्रॉब्लम बता रहा है? अब उसको भी बदनाम करने के लिए इसने कहीं ना कहीं पैसे लिए ही होंगे, इसके पास बहुत पैसा है, इसने मुझे लिख के भेजा है। फिर मुझे ऐसा लगा, पहला जब मैंने मेरा भी लास्ट वीडियो रिलीज़ किया था अगेंस्ट टू हर, क्लेमिंग दैट कि मैं डिफेमेशन का केस फाइल कर रहा हूँ, तो इस लड़की को मैंने साफ साफ बोला था कि मैं डिफेमेशन का केस, फिर भी उसके मैसेज आना बंद नहीं हुए। उसने अपनी करतूत बंद नहीं की, उसने मुझे आंटी बोला, और यो काइंड इन्फॉर्मेशन। उर्फी जावेद लेजेंड्स है ना, लेजेंड्स एक दिन में नहीं बनता लेजेंड, जा जाके ना पत्रकारों से नहीं, मुंबई में जहाँ तू जिसके आसपास रह रही है ना, उधर जाके पूछ मैं कौन हूँ। और मेरी इन्फॉर्मेशन अगर बहुत अच्छी तरीके से किसी को जाननी होगी ना, तो अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाना, वहाँ जाके मेरा बारे में पूछताछ करना। जो नहीं जानते होंगे ना ऑफिसर, वो भी 10 मिनट में मेरी इंक्वायरी निकाल के तुमको बता देंगे मैं कौन हूँ। अच्छा, ये सब चीज़ को लेके जितनी घटना हुई आपके जी, अब लास्ट मोमेंट क्या है इसका, क्या अंत क्या है इसका? देखिए, केस बताओ, ये केस फाइल है, 2 करोड़ रुपया उसने अनकंडीशनली अपोलोजाइज के साथ में उसने 2 करोड़ रुपये 15 दिन के अंदर पे करना है। जितने एविडेंस और जितने प्रूफ्स ऑफ गाली गुलज एंड ऑल व्हाट एवर शी ट्राइंग टू प्रूव मी, तो वो सब कुछ आके वो कोर्ट में जवाब दे। और जैसे उसने बताया उसके पास बहुत पैसा, ना कोई गरीब है ना कोई बेचारी है, तो मैं कोर्ट से निवेदन करूँगी कि उसको ऊपर बिल्कुल रियायत ना बरता जाए। उसने ये जो पूरा महीना मेरा इतना खून जलाया, मेरी इतनी तबीयत ख़राब की, मुझे इतना बदनाम किया, और कहती है कि मुझे पब्लिसिटी की ज़रूरत है। मैं आज आप लोगों को एक बात बताती हूँ, यूट्यूब पे 2 चैनल चलते हैं, शबनम शेख और शबनम शेख ऑफिशियल, जो ना मेरा चैनल है ना वो चीज़ें मुझे बिलोंग करती हैं। उसमें सब्सक्राइबर देखिए, उसमें व्यूज़ देखिए, चेहरा मेरा है, नाम मेरा है, और कमा कोई और रहा है। पब्लिसिटी की बात करता है कोई या कमाने की बात करता है, तो उतनी नौबत नहीं आई है। मैं गरीबों की संस्था चलाती हूँ, गरीबों के लिए काम करती हूँ। गरीबों के लिए काम करते करते ना, जब क्या होता है, किसी बेचारी लड़की का मैटर आता है ना, तो उसका जो पति रहता है वो कहीं ना कहीं से पैसे वाला निकलता है, तो भाई, डॉन, पुलिस वाले, नेता लोग, एमपीज़, एमएलए फ़ोन करते हैं, ये अपना वाला है, शबनम मैडम ज़रा बगुन गया। अरे कहाँ बगुन गया बाबा, लड़की का कंप्लेंट है, लड़की अगर बोलती है मुझे कंप्लेंट नहीं करना, मुझे ऑब्जेक्शन नहीं है, मुझे ऐसी भी धमकी आती है कि हम लड़की को ठोक देंगे, तो फिर वो लड़की के आगे ये माँ खड़ी है। कोई भी कंप्लेनर जिसका केस मैं लड़ती हूँ, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, उसके लिए बड़ी बहन भी हूँ मैं, उसके लिए माँ भी हूँ मैं। तो मैंने ऐसे बहुत सारी चीज़ें देखी है। गरीबों के लिए काम करने पे क्या होता है ना, हमेशा गरीब तबके को दबाया जाता है। मेरा कंसर्न, मेरी आवाज़, मेरा तरीका काम करने का सिर्फ एक ही चीज़ को साबित करता है, कानून सबके लिए बराबर है। इस देश का कानून बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा, और उन्होंने संविधान लिखते वक्त कहीं पे कोई पार्शलिटी नहीं की। मैंने कल भी अपने लाइव वीडियो में कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान लिखा हुआ, उन्होंने जो दलित समाज था उसको ऊपर लाते हुए क्या बताया, ठेकेदार की औरतें पूरे कपड़े पहन सकती जैसे हम पहन रहे हैं, तो दलित जमात को पूरे कपड़े, उनका ऊपर का तन ढकने की परमिशन नहीं थी। श्री बाबा साहब अम्बेडकर ने ये कानून लाया, उन्होंने ला के क्या दिखाया, इक्वालिटी बताई। इक्वालिटी फॉर व्हाट होता है? इक्वालिटी फॉर गुडनेस होता है। अगर आप नेगेटिव कैरेक्टर हो और आप चाहते हो कि आपकी जैसा नेगेटिव कैरेक्टर पूरा देश बने, तो तुम्हारा मतलब ये है कि स्कूल और कॉलेजेस में टीचर्स बुराई सिखाना शुरू करें, सब्जेक्ट में बुरी बातें हैं। मैं आज आप लोगों से एक बात शेयर करती हूँ, मैंने अब तक का इलेक्शन आईडी कार्ड नहीं बनाया, मैं आज भी बता रही हूँ, कल इंशाल्लाह मैं अप्लाई करूँगी, क्योंकि मेरा ये उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में, ये मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 साल बाद, अब फाइनली मैं मेरा इलेक्शन आईडी कार्ड बनाऊंगी, मैं वोट भी दूंगी कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में। मैं हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। रीज़न बताती हूँ, देयर आर 2-3 रीजन्स।
लोग समझते हैं कि मुसलमानों की नरेंद्र मोदी की तारीफ क्यों कर रही है। मैंने 2018 में भी बोला, 2019 में बोला, जब ट्रिपल तलाक बैंड हुआ, सेकंड मैरिजेस बैंड हुई, मुस्लिम औरतें जो पुलिस स्टेशन में जाके गालियां सुनती थी, तुम्हारे कास्ट में ऐसी होता है, जाओ सिविल मैटर कोर्ट जाओ, शादी कर लिया दूसरी, हाँ तुम्हारी जमात में चलता है। कम से कम अब पुलिस वाले वो तो नहीं बोल सकते हैं कि तुम्हारी जमात में वो चलता है। कोई सेकंड मैरिज नहीं चलती, कोई 4 शादियां जायज़ नहीं है। पति ने अगर मुंह पे तलाक बोला तो उसके पर FIR है। ये सारी चीज़ें जो इक्वालिटी नरेंद्र मोदी ने लाकर दिखाई है, आई एम वेरी मच हैप्पी विथ हिम। और क्यों मैं चाहती हूँ कि हर कोई इंसान किसी अच्छे इंसान को देख के प्रभावित हुए। बॉलीवुड की, जहाँ तक ये लड़की की बात है, बॉलीवुड की हम बात करें तो मैंने शाहरुख खान के मुंह से सुना, मैंने ऋतिक रोशन के मुंह से सुना कि हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं अमिताभ बच्चन झलकता है। एक्टिंग की बात हम करें, उनके कैरेक्टर की बात करें तो उस आदमी को देख लो कितने साल के हो गए हो और आज तक क्या काम कर रहे हैं। तो अच्छा ही है, आज भी इज्जत देगी, मरते दम तक इज्जत देगी। तुम बुरा करोगे 4 दिन पैसे कमा लोगे, 4 दिन कमाओगे बुराई से, बहुत अच्छी तरह कमाओगे, आगे जिंदगी में उसका जवाब मिलेगा तुम्हें। अच्छा, शायद उनके पास कपड़े ना हो तो कहीं भाई मैं एक कपड़े वाले की बेटी हूँ, ठीक है। हमारे वालिद साहब की कपड़े की फैक्ट्री अभी अब्बा के गुजरने के बाद से रेंट पे दे दी है, कोई चलाने वाला नहीं था, इसलिए मुझे बोल देती, मैं ट्रक भर के कपड़े भेजती, ट्रक भर के भेज देती। उसने मुझे गाली देने के बदले, अपना प्रभाव जताने के बदले उसने नम्रता से बात की होती है। देखो, कोई भी इंसान जब तक मुझे पर्सनल लेवल पे नहीं मिलेगा वो मुझे नहीं जान सकता। तुमने ऐसी जजमेंट दे दिया, तुम्हारे पास मेरी सचमुच की हेल्प करने वाली कॉल रिकॉर्डिंग है, तो मैं अभी भी मीडिया को बोल रही हूँ, उसको बोलो वो रिलीज करे। मैं तो सुनना चाहती हूँ कि इन 18 सालों में मैंने आज तक किसी को सामने से फ़ोन करके ये नहीं बोला है भाई इधर तेरी मदद करो। अरे भाई मेरे पास टाइम नहीं है, आप इधर एक जनरल कॉल करके अपॉइंटमेंट लो, आपको मालूम पड़ेगा अपॉइंटमेंट वेटिंग में कितने दिन का मिलेगा। आप समझ रहे हैं, ये कोई माहिम का हलवा नहीं है जो मुंह में रखा और पेट में अंदर चला गया। ये शबनम शेख का दरबार है, यहाँ सिर्फ सच की बात होती है और सही की बात होती है। और जहाँ तक मिलने मिलाने की बात है तो अपॉइंटमेंट लो और आओ, और या तो फिर उतना कुछ काम करके बताओ कि मैं तुमसे मिलने निकलूं। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।